नमस्कार, स्वराज राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बसों को लेकर यूपी के आरोपों के बाद राजस्थान सरकार की ओर से सचिन पायलट ने संभाला मोर्चा। कहा, मजदूरों की तकलीफ पर ना हो राजनीति। राजस्थान में जमीन अधिग्रहण का नया कानून लैंड पूलिंग एक्ट लागू। कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल। किसानों की सहमति और पुनर्वास को नहीं मिली है तवज्जो। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर केंद्र से की गुहार। 2011 की जनगणना पर ना हो अब की आबादी बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का आधार। सबको दिया जाए अनाज। राजस्थान में कल से सड़कों पर रोडवेज की बसें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। राजस्थान और यूपी के बीच बसों की राजनीति अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान की ओर से मजदूरों के लिए भेजी गई 1032 बसों की फिर से लौटने के मसले को राजस्थान सरकार की ओर से मोर्चा डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने संभाल लिया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि श्रमिकों के लिए भेजी गई बसें एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस की ओर से भेजी गई थी। इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि इस मसले पर यूपी सरकार ने राजनीति की है। इस समय में सबको साथ मिलकर एकजुटता के साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए था, जिसकी पहल प्रियंका जी ने करी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नकारा गया, उस पर राजनीति करी गई, हम पर आरोप लगाए गए। और मैंने पहली बार देखा है विपक्ष आरोप लगाए सत्ताधारी पार्टी पर, तो हमने देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है। और किस बात का आरोप? लोगों की मदद करने का आरोप। लोगों की मदद करना मानवता है। राजनीति में हम सब लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं है, हम सेवा भाव से जनता के काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। ये बसें प्रदेश सरकार की नहीं हैं, ये सरकारी बसें नहीं थी। यूपी के बहुत सारे नेता भ्रमित कर रहे हैं जनता को। ये निजी तौर पर एआईसीसी ने, पीसीसी ने, प्रियंका जी ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इकट्ठा कर निजी स्तर पर इन बसों को उपलब्ध कराया था। प्रदेश सरकार हजारों बस वैसे चला रही है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बसें थी 1032 बस, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी ने मिलकर किया है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है और रिकॉर्ड पर है। राजस्थान सरकार का कहना है कि कोटा में जो बसें भेजी गई उनको रोका नहीं गया। बसों की फिटनेस और पॉल्यूशन को लेकर छूट दी गई। ऐसे में फिटनेस सर्टिफिकेट का हवाला देना गलत है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि मैं अनुमति दे दूंगा, उस वक्त ये बात नहीं थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वहां के बोल रहे थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के आदेश की अवहेलना की, आपराधिक कृत्य किया। मुकदमा दर्ज होना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार झूठ बोलती रही, गैरकानूनी कृत्य करती रही, भारत सरकार के आदेशों को माना नहीं और बार बार ब्लेम करती रही राजस्थान की सरकार पर। उत्तर प्रदेश में श्रमिक बसों के जरिए और फ्री में 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश के मजदूर, जो हमारे हिंदुस्तान के देश हमारा है, हम सबका है, यहाँ से फ्री में हमने मजदूरों को वहाँ भेजा। हाथरस में, आगरा में, झांसी में, सब जगह। और ये रिकॉर्ड उनके पास भी है, हमारे पास भी। 1 रुपया किसी से नहीं लिया। पैसे का झगड़ा नहीं है। 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके तो रोडवेज से भेजें, ट्रेनों से अलग भेजें। प्रेसिडेंट एडिटर हमारे साथ संजय बोरा जी जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरह से ये पॉइंट अभी तक मीडिया में आया नहीं था और सचिन पायलट ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई है कि केंद्र सरकार ने तो कहा था कि भाई लॉकडाउन के बीच ये जो बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये पोल्यूशन है, इन चीज़ों को आप दरकिनार कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि क्या केंद्र इन निर्देशों का जो केंद्र के निर्देश थे उनका पालन यूपी सरकार नहीं कर रही है? देखिए मनु, अब ये पूरा मामला जो है वो इन बातों से आगे बढ़ गया है। एक नोबल जेस्चर था कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से कि जो मजदूर हैं उनको उनके गंतव्य स्थल पे पहुंचाया जाए, उनके घरों तक पहुंचाया जाए, और उसके लिए उन्होंने मदद की पेशकश की थी।
लेकिन चूंकि यूपी सरकार को लग रहा था कि इससे एक राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ ये बात जाएगी, तो उन्होंने इसको पहले राजनीतिक मुद्दा बनाया, उस बसों को परमिशन नहीं दी। जब परमिशन दी तो उसमें जैसा आप बता रही हैं कि फिटनेस के और इस तरीके के अड़ंगे लगा दिए। जब केंद्र सरकार ने खुद कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है उसमें फिटनेस के सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगे जाएंगे, उसकी तारीख आगे बढ़ा दी थी। और दूसरा, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये कोई एक टाइम विशेष पे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते हैं, ये रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब चूंकि इसमें राजनीति हो गई है तो अब आरोप प्रत्यारोप चलेंगे और ये तय करना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें कौन कितना सही है। हालांकि जो अब तक चीजें दिखने में आ रही हैं उसमें साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार एक ये जो कांग्रेस की तरफ से जो पेशकश की गई थी उसके राजनीतिक नतीजों को नकारने के लिए ये सारी कवायद कर रही है। संजय बोरा के मैसेज जनता के बीच में भी जा रहा है कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन इससे कहीं ना कहीं फायदा तो मजदूरों का होता। बीजेपी ऐसा कर सकती थी और उसने फायदा नहीं उठाया। क्या ये आम जनता तक मैसेज पहुंचा है? देखिए, ये मैसेजिंग जो है वो अपने आप नहीं जाता। इसके लिए आपको राजनीतिक दल जो है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके नीति धारक हैं, उनको ये कवायद करनी पड़ती है। क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले हैं जो केंद्र की सरकार है या यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सही नहीं हुए हैं। चाहे हम आज 4 साल पहले नोटबंदी से लेकर के और आज ये लॉकडाउन जिस तरीके से लागू किया गया है वहां तक आ जाए, लेकिन अगर आप जमीन पर देखें तो कांग्रेस और विपक्षी दल ये मैसेज देने में कहीं ना कहीं विफल हुए हैं कि ये केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही तरीके से फैसले नहीं ले पा रही है और वो अक्षम साबित हुई है। और जाहिर तौर पर बसों की राजनीति में जो नुकसान है सिर्फ मजदूरों का ही हो रहा है। शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। आज लंदन से पहली फ्लाइट जयपुर पहुंची। ये फ्लाइट अब पहले दिल्ली आई थी और इसके बाद सभी यात्रियों को दूसरे ट्रेन के जरिए जयपुर लाया गया। इससे करीब 149 प्रवासी जो राजस्थानी थे वो जयपुर पहुंचे, इन्हें 3 होटल्स में रखा गया है। और आपको बता दें कि 22 मई से 1 जून तक कुल 13 फ्लाइट्स जयपुर आएंगी, जिनमें से करीब 2000 प्रवासी राजस्थान लौटेंगे। ब्रिटेन, कनाडा, रूस, कजाकिस्तान, फिलीपींस, किर्गिस्तान, जॉर्जिया जैसे देशों से प्रवासी राजस्थानी जयपुर आएंगे। वहीं विमान से उतरते ही यात्रियों को सुरक्षा घेरे में लिया गया। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। सभी यात्रियों को 20-20 के ग्रुप में रखते हुए थर्मल स्क्रीनिंग की गई, अन्य जांचें भी की गई। इससे पहले करीब 1 बजे लंदन से आ रहे प्रवासी राजस्थानियों को होटल पहुंचाने बसें जयपुर एयरपोर्ट पहुंची, जिसके साथ पुलिस प्रशासन, मेडिकल विभाग की टीमें एयरपोर्ट पर थीं। सुरक्षा के लिए हर बस में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर जयदीप सिंह बलहारा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। जयदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। जी, आज जो पहली फ्लाइट पहुंची है लंदन से दिल्ली, दिल्ली के बाद जयपुर, किस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए थे यात्रियों के लिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो और जो मुख्य जांचें हैं वो भी हो? हाँ, ये सब चीजों को ध्यान रखा गया है। 20-20 के बैच में पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट से उतारा गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। 100% मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है और उसके बाद ही यात्रियों को होटल में भेजा गया है। ये फ्लाइट बड़ा स्मूथ ऑपरेशन रहा और सक्सेसफुल रहा। जी, बलहारा जी, इन लोगों को कितने दिनों क्वारंटीन में रखा जाएगा होटल्स में? ये 14 दिन का पीरियड है या घटाकर 7 दिन रखा गया है? जहाँ तक मेरे सुनने में आया, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है राजस्थान के, उनको 14 दिन का लिए किया है। जी, जिनमें सिम्टम्स दिखे हैं क्या सिर्फ उन्हें क्वारंटीन किया गया है होटल्स में या फिर होम क्वारंटीन का भी यहाँ पर ऑप्शन था लोगों के लिए? नहीं, होम क्वारंटाइन का कोई ऑप्शन नहीं था। पहले ही ऑप्शन बता दिया गया था कि होटल में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। जी, और अगली फ्लाइट कब आनी है? ये रोज एक फ्लाइट है, 13 फ्लाइट टोटल अभी तक इंफॉर्मेशन है और हो सकता है 1 या 2 फ्लाइट और ऐड हो जाए आने वाले समय में। कुल कितने लगभग पैसेंजर्स होंगे? कोई आंकड़ा आपके पास है जो विदेश से आने हैं राजस्थान? अभी कंफर्म आंकड़ा हमारे पास नहीं आया है, लेकिन जिस फ्लाइट आती तो उससे पहले दिन कंफर्म आता है। शुक्रिया जयदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो हर रोज आपको बता दें 1 जून तक फ्लाइट आएगी और जिसमें सैकड़ों की संख्या में विदेश में रहने वाले राजस्थानी हैं वो अपने घर वापस लौट पाएंगे।
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर जयदीप सिंह बलहारा से हमने फोन पर बात की। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। इधर लैंड पूलिंग को लेकर बड़ी खबर है। कानून को लेकर अधिसूचना जारी हो रही है और इस सूचना के तहत लैंड पूलिंग में सरकार किसी एरिया को नोटिफाई कर देती है। एक एजेंसी अपॉइंट कर जमीन देने के इच्छुक लोगों से सीधे खरीद कर उसको ट्रांसफर कर देती है। प्रोजेक्ट के काम आने वाली जमीन के अलावा शेष वापस भूमि मालिक को सौंप दिया जाएगा। सहमति और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के झंझट से मुक्ति, इसके साथ ही केवल जमीन की कीमत चुकानी होती है। सामाजिक प्रभाव के आकलन से मुक्ति होगी। राजस्थान में वसुंधरा राजे की बीजेपी सरकार ने कानून लाया था 2018 में, फिर सरकार बदल गई। अब गहलोत सरकार ने लोकसभा चुनाव तक इसे टाला। इसके बाद फिर इसके नियमों में काम शुरू हुआ। अब उनको मंजूरी भी मिल गई है, नोटिफाई भी कर दिया गया है, लेकिन इससे कांग्रेस के अपने ही ऐतिहासिक भू अधिग्रहण कानून को बेकार हो गया है और उसे कहीं ना कहीं ये जो नए नियम है इस कानून में, उसने एक तरह से इसको बेकार कर दिया है। तो लैंड पूलिंग एक्ट क्या है, ये अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल ये जो पूलिंग एक्ट है ये वसुंधरा राजे सरकार लाई थी और विपक्ष में जब कांग्रेस थी तो इसमें जिस तरह के नियम दिए गए थे उसका विरोध किया गया था। कहा गया था कि कांग्रेस जो भूमि अधिग्रहण लेकर आई थी यूपीए के टाइम, उससे ये अलग है, उसको कमज़ोर करता है, किसानों के हित में नहीं है। लेकिन अब हैरानी की बात यही है कि जो वसुंधरा राजे सरकार नियम को लेकर आई उसको कानून की शक्ल आखिरकार गहलोत सरकार ने कैसे दे दी। क्या उसमें अब कांग्रेस को किसानों का अहित नजर नहीं आ रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। निखिल डे जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। ये जो लैंड पूलिंग को आज मंजूरी मिली है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये जो मंजूरी मिली है ये मतलब बिल्कुल कांग्रेस के जो आश्वासन थे उनके खिलाफ है। और ये बात थी हमेशा कि जो बीजेपी ने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है केंद्रीय सरकार ने जो पास किया, उसमें जो एक तरीके से उसको ढीला किया और उसमें बदलाव किए, उसको कांग्रेस के राज्य सरकार हटा देते और हमेशा किसानों के हित को ध्यान में रखते। अब ये इस समय जब पहली बात यह है कि जब कोविड का इतना प्रकोप चल रहा है और लोग कोई बाहर निकल के बात ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कानून, ये एक श्रम कानून में भी बदलाव किया गया, राजस्थान में भी 8 घंटे को 12 घंटा किया गया बिना किसी मजदूर से पूछे, मजदूर संगठन से पूछे। और अब ये भी किया जा रहा है किसानों से बिना बातचीत किए। तो ये इसकी पूरी डिटेल में देख नहीं पाया हूँ, लेकिन ये वो लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो एक एक चीज जो हक बताता है कि किसान खुद तय करेगा और यदि वो लोग नहीं सहमत हैं तो उनकी जमीन नहीं जा सकती है। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो उसको कहते हैं, वो उसका मूल भावना है। अब उसके खिलाफ कोई भी चीज जाए तो वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। और मेरे ख्याल में इस समय एक जो भावना चल रही है कि हम बिल्डर्स को या हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही खुश करेंगे, हमें याद रखना पड़ेगा कि मजदूरों और किसानों को, और वो भी इकोनॉमिक रिवाइव के नाम पर निकलते ये सब कुछ हो रहा है। आपको लग रहा है कोविड के बहाने हर वो काम सरकार कर रही है जो उसके मन में पहले से था, चाहे लेबर लॉज में चेंजेस हो, चाहे लैंड एग्जीक्यूशन जो एक्ट था उसमें चेंजेस करके? हाँ बिल्कुल, ये उसको एक कोविड एक किस्म का इन सारी सरकारों को अपने जो गलत जन विरोधी नीतियां हैं उनको थोपने का एक मौका मिल गया है। क्योंकि ना तो इस समय कोई विरोध कर सकते हैं, ना कोई सड़कों पे आ सकते हैं, ना कोई बोल सकते हैं, ना कोई समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और इस समय ये चीजें करना एकदम गलत है। उसमें कोई किसी को कोई तुक भी लगता है तो सामने आके बोलना चाहिए। निकल दीजिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो लैंड पूलिंग बिल को लागू कर दिया गया है, क्या ये इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जरूरी कदम था? क्या इसके बिना ये पॉसिबल नहीं था? इकोनॉमिक रिवाइवल तो केवल और केवल मजदूरों के सहमति कैसे हो पाएगा। और यही मजदूर भी है और यही किसान है और इन वर्गों के साथ आप उनके हितों के ऊपर, क्योंकि वो पूरा लैंड एक्विजिशन एक्ट
किसान जिनके पास जमीन थी उसको बचाने के लिए वो बना, उसका एक हिस्सा वो फिर भी पूरा नहीं था, लेकिन एक हिस्सा उसी पर था टिका हुआ। और कम से कम उस अधिकार को छीना है, उसको कमजोर किया है जो भूमि अधिग्रहण एक्ट में अधिकार किसानों को दिए गए थे। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए निखिल डे जी। निखिल डे जी का मानना है कि कहीं ना कहीं कुल मिलाकर किसानों के हित में ये बिल नजर नहीं आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे देश के उन नन्हे मुन्ने बच्चों की दास्तान जो कि आम जिंदगी की खुशियों से बहुत दूर है। हाशिए पर रहने वाले इन बच्चों को पढ़ाई करना, खेलना कूदना, अपनों का प्यार मिलना एक सपना सा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की बड़ी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. खाद्य सुरक्षा को लेकर जैसे कि सीएम अशोक गहलोत भी कह चुके हैं, इस बार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीना ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान से कहा कि साल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं दिया जा सकता है, लेकिन अब साल 2020 चल रहा है और इसलिए अब की आबादी को देखकर केंद्र सरकार की ओर से नई स्कीम बनाकर गेहूं का आवंटन खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित गरीबों को राहत प्रदान की जा सकती है। दरअसल खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक की, तब उन्होंने ये बातें कही। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, ये आज जो बैठक हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, इस योजना में भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों के नाम इस बार जोड़े गए हैं। तो इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले कह चुके हैं कि दायरा बढ़ाना चाहिए, जो सीमा तय की गई है पूर्व में उसको बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब जो 2-3 महीने से संकट काल चल रहा है तो उस दौरान भी काफी नए नाम जो है जोड़े गए हैं। तो अब सरकार का और खाद्य मंत्री का कहना है कि इसके अलावा एक और इस तरह की एक योजना लाई जाए इसी टाइप की, जिसके जरिए अधिक से अधिक जो लोग हैं वो इससे लाभान्वित हो सके और सामग्री मिलती है राशन की वो भी जो है अब उसको ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत नए लोगों के नाम जुड़े हैं वो इस योजना में शामिल हुए हैं, उनको लाभ मिल सके। और इस तरह की और योजना होगी तो बाकी जो जितने भी और नए जो व्यक्ति हैं, जो परिवार हैं जो इस योजना में शामिल हुए, तो उनको भी पूरा फायदा इसका मिले। जैसा देखा गया कि बीते 2 महीने में जो है काफी संकट का माहौल रहा है, संकट का जो समय रहा है, तो लाखों की तादाद में जो मजदूर हैं वो उसको उनके पास किसी तरह का रोजगार नहीं है। तो अब इस संकट काल में जो है इस तरह की एक और योजना लाने का जो आग्रह मंत्री द्वारा किया गया है। नजर बनाए रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे।
राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार की सैकड़ों कोशिशों के बावजूद यहां पर कोरोना मरीज हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं। दोपहर 2 बजे आई रिपोर्ट के मुताबिक 150 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 6377 पहुंच गया है। वहीं राजस्थान में इस समय कोरोना एक्टिव केस की संख्या 2663 हो गई है। हालांकि 3562 मरीज रिकवर भी हुए हैं। राजस्थान में कुल मौत का आंकड़ा 152 हो गया है। अजमेर से 6, बांसवाड़ा से 2, बाड़मेर से 14, भीलवाड़ा से 4, बीकानेर से 1, दौसा से 1, डूंगरपुर से 17, जयपुर से 13, जैसलमेर से 1, जालौर से 5, झुंझुनू से 6, जोधपुर से 18 केसेस सामने आए हैं। जयपुर से आज फिर 2 श्रमिक ट्रेनें बिहार के लिए रवाना की गई। इन दोनों ट्रेनों में बच्चों सहित करीब 4000 श्रमिक बिहार जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे पहली ट्रेन में 1400 यात्री थे। शाम 4 बजे दूसरी ट्रेन में करीब 1600 को भिजवाया गया। आज जो श्रमिक ट्रेन के जरिए बिहार लौटे, उनमें ज्यादातर श्रमिक वो हैं जो पैदल पलायन करते हुए जयपुर तक पहुंचे थे। कल से राजस्थान की सड़कों पर रोडवेज की बसें चलेंगी। ठीक 2 महीने बाद ये बसें चलेंगी। पहले दौर में 55 रूट तय किए गए हैं। इन मार्गों की सूची जारी कर दी गई है। बसों में सफर के लिए रेलवे की तर्ज पर ऑनलाइन बुकिंग होगी। ये बुकिंग मोबाइल ऐप और ई-मेट्रो से करवाई जा सकेगी। बसें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही चलेंगी। राज्य सरकार 76 ब्लॉकों में अंग्रेजी मीडियम के महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाने के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राज्य के 167 ऐसे ब्लॉक जहां पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल नहीं है, उनमें से 76 ब्लॉकों में अंग्रेजी मीडियम के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो विद्यालय है वो खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि शेष ब्लॉकों में भी महात्मा गांधी विद्यालय जल्द ही खोले जाने के आदेश जारी किए जाएंगे। और आइए अब देखते हैं खबरें दोहरानी यानी फटाफट खबरें। सिरोही में पहले संक्रमित शख्स को डॉक्टरों ने फूलों का गुलदस्ता देकर विदा किया। कोरोना संक्रमित शख्स के आइसोलेशन में डॉक्टरों की हर सलाह मानी, बताए गए खान पान का भी पालन किया। इस मौके पर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने चिराग को गुलदस्ता देकर अभिवादन किया। लॉकडाउन की वजह से लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं और सच ये भी है कि अब राशन पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि राशन की लिस्ट में सरकार ने जिन जातियों के नाम जोड़े हैं उनका झुकाव कांग्रेस की ओर रहा है। कामगार जातियां जो बीजेपी के साथ रही हैं उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने मांग की कि इन जातियों को भी खाद्य सुरक्षा लिस्ट में शामिल किया जाए, वरना ओबीसी वर्ग सड़कों पर उतरेगा। कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं जोधपुर के विधायक के बेटे जो उनको भी कोरोना ने चपेट में ले लिया है, जबकि उनके विधायक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। इसके बाद फायर ब्रिगेड से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। फिलहाल चिकित्सा विभाग ने विधायक के बेटे को होम क्वारंटीन में रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से पाली की जेल में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। जेल में अब किसी भी कैदी को डालने से पहले उसकी कोविड-19 की जांच करना जरूरी होगा। रिपोर्ट आने के बाद उसे जेल में रखा जाएगा। इसके साथ ही कैदियों को समय समय पर फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए भी बताया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जोधपुर में एग्रेसिव सैंपलिंग का कार्य करवाया जा रहा है। जोधपुर जिला कलेक्टर स्वयं इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। जोधपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने सूरसागर राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय में चल रहे सैंपलिंग कार्य का जायजा लिया। जोधपुर के प्रभारी सचिव नवीन महाजन पिछले 2 दिनों से जोधपुर दौरे पर हैं। इस दौरान नवीन महाजन ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। वहीं आज दिन भर प्रशासनिक अधिकारियों चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे।
आपको बता दें कि करीब 40,000 प्रवासी श्रमिक यहां पर आए हैं। इन सभी श्रमिकों की जांच कराना प्राथमिकता की बात अब प्रशासन कर रहा है। टोंक में कोरोना वॉरियर्स को इज्जत बख्शी गई। यहां 60 वार्डों के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सैनिटाइज और फॉगिंग का काम किया। ऐसे में टोंक में इन सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। बाकायदा एक कार्यक्रम के जरिए उन्हें इज्जत बख्शी गई। लॉकडाउन के बाद कई जगह दुकानें खोली गई हैं। ऐसे में शहर में नाश्ते की दुकानों पर बड़ी भीड़ भी देखने को मिली है। पिछले 2 महीने से दुकानें बंद थी, जिसकी वजह से लोग यहां नहीं आ पा रहे थे। फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर लोगों ने नाश्ते का मजा लिया। हर ट्रेन से जो लोग जा रहे हैं वो कितने खुश हो रहे हैं। लोगों को अपनी माटी से कितना प्यार होता है और अपनों से भी। अभी 1 बजे जो ट्रेन हाजीपुर के लिए निकली है उसकी रवानगी का दृश्य। स्वराज राजस्थान में आज के लिए इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर। RKDF यूनिवर्सिटी